नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। तो जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और नॉर्मल जो लोग तैयारी करते हैं वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करते हैं। वो केवल एग्जाम टाइम में जाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। जब कुछ तैयारी के दौरान हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं, वन लाइनर नहीं लगाते हैं, तो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती नहीं हैं। और जब चीज़ें हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बनी नहीं रहेंगी, एग्जाम के कम समय में हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया, उसमें इस तरीके की पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल था दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग भी पढ़ा करिए। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक पढ़ते आए हैं। थ्योरीज, एमसीक्यूज, वन लाइनर। आज हम लोगों का थ्योरी का क्लास होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है और भाग 5 में आते हैं और अध्याय भी 5 है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन एक प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए ये सब चीजें हमने एक लाइन से सजा दी है। अध्याय 1 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। फिर अध्याय 2 में संसद आती है, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक। अध्याय 3 में अध्यादेश आता है, मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123 में आता है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका आती है, जो पिछली ही जस्ट क्लास थे, अनुच्छेद 124 से 147 तक। उसके बाद अध्याय 5 आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसकी थ्योरीज पढ़ते हैं। हमारे संविधान के भाग 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इसको कैग कहते हैं। अब हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो पूरा नाम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कैग बोल देंगे। ठीक है, तो कैग को भारत में लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। आखिर कैग की भूमिका क्या होती है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका होती है, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, ऐसे ही कैग की भी भूमिका होती है। कैग की भूमिका क्या होती है? ये जनता के पैसों का संरक्षक होता है, मतलब लोक वित्त का संरक्षक होता है। अब संरक्षक कैसे होता है आगे आने वाले समय में अभी पढ़ेंगे हम लोग। कैग को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी। मतलब कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी दिए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि ये भारत सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय करता है। मतलब ये मामले को प्रकाशन में लाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इनकी नियुक्ति। जैसे अमूमन हर जगह देखते हैं हम लोग, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्योंकि संवैधानिक पद है तो ज्यादातर संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक होता है। अब पिछले क्लास में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल पढ़ा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइएगा। अब इनकी पदमुक्ति देखते हैं। पदमुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति होती है पदमुक्ति। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति किस प्रकार से हो सकती है? केवल और केवल असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर हो सकती है। उसी प्रकार से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी पदमुक्ति असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर ही की जा सकती है। और संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति इनको पदमुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है इनकी योग्यताएं। तो क्या इनकी योग्यताएं होती ही नहीं है? योग्यताएं होती हैं जिस संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं किया जाता है उस संबंध में संसद कानून बनाती है। जैसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से संसद के कानून के द्वारा इनकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है और इनकी योग्यताओं का निर्धारण कैग अधिनियम 1971 किया गया था।
कैग अधिनियम 1971 के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। और जाहिर सी बात है, पहली योग्यताओं में क्या होगा? नागरिक होगा। कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक कैसा होगा? किसी भी प्रकार से 5 प्रकार की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है भारत की। तो 5 प्रकार के जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, विलय के आधार पर किसी भी प्रकार की नागरिकता भारत की अगर ये धारण करता है, तो भारत का नागरिक अगर ये है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनने के योग्य है। ठीक है, हम लोग नागरिकता अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जाके देखिएगा क्लास, अगर नहीं देखा होगा आपने, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा, लोक वित्त का विशेषज्ञ होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि लोक वित्त के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, तो लोक वित्त का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको लोक वित्त के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। लोक लेखा का भी विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है, और न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका हो, मतलब लोक सेवक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष रह चुका हो। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में 10 वर्ष तक न्यूनतम न्यायाधीश अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, न्यायाधीश उच्च न्यायालय का लगातार 5 वर्ष तक रहा हो। ठीक है, यहां पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के लिए लोक सेवक रहना अनिवार्य है। भारत का नागरिक, लोक वित्त का विशेषज्ञ और लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी है। और 1971 में दोस्तों कैग अधिनियम 1971 आया। ठीक है, उसके बाद आता है 1976 में कानून बनाया जाता है, लेखा को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कैग का काम पहले लेखा का भी रहता है, लेकिन लेखा का काम इससे अलग कर दिया जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनका वेतन क्या होता है? वेतन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनको वेतन क्या मिलता है। क्योंकि इनको हटाया जाता है पदमुक्ति, असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रीति से इनको भी उनके पद से हटाया जाता है, तो इनको वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर मिलता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,80,000 होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। तो अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बराबर इनका वेतन होता है। इसको इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका वेतन, इनके कार्यालय का खर्च सब जो है, जैसे देखिए कैग का वेतन, भत्ता, कार्यालयी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी खर्चे संचित निधि पर भारित होते हैं उनको मतदान, उन पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है और कार्यकाल के दौरान उन पर कमी नहीं की जा सकती है, लेकिन वित्तीय आपात में कमी की जा सकती है। मतलब वित्तीय आपात को छोड़कर कार्यकाल के दौरान इनमें कमी नहीं की जा सकती है वेतन भत्तों में। ठीक है, ये चीज ध्यान नहीं है। अब ये पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण के बाद इनकी अवकाश भी आता है। तो जब अवकाश प्राप्ति के बाद वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के लाभ का पद ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे अवकाश प्राप्त के बाद किसी भी न्यायालय में अपना अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ये अवकाश प्राप्त के बाद लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैग सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य के अधीन पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब सेवानिवृत्त अगर ये हो जाते हैं तो ये लाभ का पद नहीं धारण कर सकते हैं, ये पुनर्नियुक्त भी नहीं हो सकते हैं। मतलब इनका कार्यकाल केवल एक बार माना जाएगा। ठीक है, एक बार होगा। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 148 से 151 तक इनका जो है कार्यभार दिए गए हैं, इनके बारे में प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 149 में क्या है। 149 में कैग की कार्य एवं शक्तियां हैं। कैग की कार्य एवं शक्तियों में क्या है, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, लोक वित्त का संरक्षक है कि नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया लोक वित्त का संरक्षक है। ठीक है, लोक वित्त का विशेषज्ञ होना चाहिए, लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो कार्य भी इनका लोक वित्त को संरक्षण करने से ही संबंधित होगा, है कि नहीं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी काम होगा इनका। ठीक है, तो ये पहले इसको प्रारूप में इसको समझ सकते हैं। अब इनको देखते हैं, इनका कार्य एवं शक्तियां। पैसे का संरक्षण करना, इनका मुख्य कार्य क्या है? पैसों का संरक्षण करना। किसके पैसों का? भारत सरकार के पैसों का, मतलब केंद्र के पैसों का, राज्य के पैसों का। अभी ये सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको मोटा मोटा समझिए। भारत सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद क्या आता है? सरकार में ही सरकारी कंपनियां आती हैं। ठीक है, सरकारी कंपनियों के पैसों का संरक्षण करना। फिर क्या आता है? एक केंद्र हो गया, राज्य हो गया और सरकारी कंपनियां हो गई। और क्या निजी कंपनियों का कर सकता है? जैसे हमारी कंपनी या आपने कोई कंपनी खोल दी,
ठीक है, आपकी कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है ये? नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी कंपनी में ही सरकार की हिस्सेदारी है तो कर सकता है लेखा परीक्षण। ठीक है, तो ऐसी निजी कंपनियां अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए, भारत की संचित निधि से पैसा खर्च होता है, भारत की आकस्मिक निधि से पैसा खर्च होता है, भारत की लोक लेखा निधि से पैसा खर्च होता है। तो ये जो खर्च होता है पैसा, खर्च होने वाले पैसे का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, ध्यान देना है, मतलब केंद्र की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि से किए जाने वाले खर्च का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, ध्यान देना है, ये हो गया परीक्षण करता है उसका। ऐसे ही राज्य की भी संचित निधि, राज्य की भी आकस्मिक निधि, राज्य की भी लोक लेखा निधि से होने वाले खर्च का लेखा परीक्षण करता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि और संचित निधि से खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करता है। कितना आसान है याद करना, है कि नहीं? इसी को याद करते करते थक जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तरीका होता है याद करने का। ठीक, ये चीज हो गई, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचिएगा हल्के में ले लें इसको। ठीक, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक नंबर दोस्तों सिलेक्शन से बाहर कर देता है। एक क्वेश्चन दोस्तों कहते हैं ना एक मच्छर, तो एक क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो सरकारी कंपनी हो गई, तो मतलब भारत सरकार हो गया और राज्य सरकार की संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि हो गई। अब आ गया सरकारी कंपनी। भाई सरकारी कंपनी का तो करेगा ही करेगा क्योंकि सरकार की है। ठीक, तो सरकारी कंपनी के द्वारा किया गया खर्च का लेखा परीक्षण करता है। लेखा परीक्षण कर रहा है दोस्तों। ठीक है, लेखा परीक्षण कर रहा है, मतलब ध्यान देना है। ठीक, और ऐसी निजी कंपनी, मतलब ऐसे हमारी और आपकी ऐसी कंपनी जिसमें राज्य मतलब सरकार राजस्व की हिस्सेदारी रखती हो, चाहे 10%, चाहे 50%, चाहे 20%, चाहे 15%, उसकी जो है ये लेखा परीक्षण कर सकता है। मतलब जहां जहां सरकार का पैसा होगा वहां वहां ये लेखा परीक्षण करेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे सरकारी कंपनी, चाहे ऐसी निजी कंपनी जिसमें सरकार की राजस्व शामिल होता है उसमें। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसमें देखते हैं वह ये तो उसके कार्य एवं शक्तियां हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद भी हो जाएगा आसानी से। वह संसद द्वारा निर्मित कंपनी का लेखा परीक्षण कर सकता है यदि संसद के कानून में इसकी अनुमति दी गई है। मतलब संसद अगर कानून बना करके किसी कंपनी का लेखा परीक्षण करने की अनुमति देती है, मतलब संसद के अधिनियम के तहत ये कंपनियों का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनी, निजी, ऐसी निजी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी, तीसरा संसद अगर कहती हो अधिनियम बना करके। ठीक, ध्यान देना है, यह राज्य सरकार का लेखांकन करता है। ध्यान दीजिए, राज्य सरकार का लेखांकन मतलब राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि का परीक्षण तो करता है, लेकिन राज्य सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका लेखांकन भी करता है। लेखांकन मतलब क्या होता है? लेखा का अंकन। लेखा का अंकन मतलब अंकन करना, अंकित करना, लिखना। क्या लिखेगा, क्या अंकित करेगा? आय और व्यय का लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो लेखांकन का मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, और लेखा परीक्षण का मतलब क्या होता है? इसी लेखा जोखा का परीक्षण करना। ठीक है, तो पहले लेखांकन होता है फिर लेखा परीक्षण होता है, मतलब ये एक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, पहले कॉपी में, पहले मतलब पेपर में, फाइल में उसको लेखांकन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा, मिलान किया जाएगा, अच्छा 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 ऐसा है, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ ज्यादा है, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ कम है। ठीक है, फिर लेखा परीक्षण होगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। लेखांकन तो ये करता है राज्य सरकार का कि इनका जो खर्च हुआ उसको एक में लेखा, आय व्यय का लेखा जोखा करता है कौन? कैग करता है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार का लेखा जोखा नहीं रखता है ये, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार का मतलब केंद्र सरकार का लेखांकन नहीं करता है। केंद्र सरकार का लेखांकन ये बिल्कुल नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। हम लोगों को लगेगा कि कैग है तो भारत सरकार तक का तो करता ही होगा, केंद्र सरकार का नहीं करता होगा। लेकिन यहाँ पेंच है, केंद्र सरकार का लेखांकन नहीं करता है, राज्य सरकार का लेखांकन करता है। तो राज्य सरकार का अगर लेखांकन करता है और केंद्र सरकार का लेखांकन नहीं करता है, तो केंद्र सरकार का लेखांकन कौन करता है? तो कैग नहीं करता है, सीजीए करता है। उल्टा हो गया है कि नहीं? केंद्र सरकार का लेखांकन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट करता है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट करता है 1976 से। तभी तो देखिए ये 1976 में कर दिया गया ना, लेखा को अलग कर दिया गया इससे। तो ये केंद्र सरकार का लेखा नहीं करता, लेखांकन नहीं करता। तो केंद्र सरकार का लेखांकन कौन करता है? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कब से? 1976 से दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 149 में क्या है कि कार्य एवं शक्तियां हैं,
अनुच्छेद 150 में लेखांकन प्रारूप निर्धारण में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मतलब ये जो लेखांकन ऊपर हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रारूप का निर्धारण में राष्ट्रपति को सलाह देता है, परामर्श देता है। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 279। अनुच्छेद 148 से 151, ये मत समझिए ये कहाँ 279 आ गया। 279 में भी एक काम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। क्या? ये सरकार के शुद्ध आय की गणना करती है और इसकी गणना अंतिम होती है। ये जितनी बता दी, कैग ने जितना बता दिया कि सरकार की इतनी आय है तो उतनी शुद्ध आय मानी जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं मानी जाएगी, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं। तो अनुच्छेद 279 के तहत सरकार के शुद्ध आय की गणना करता है। और अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 151 में क्या है, कैग से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 151 में हम लोग देख लेते हैं। 151 में अभी हम लोग ऊपर देख चुके जैसे कि कैग लेखांकन करता है, लेखा परीक्षण करता है। जब लेखा परीक्षण कर लिया संचित निधि से, राज्य की, केंद्र की, सरकारी कंपनियों की, ऐसी निजी कंपनियों की, ठीक है, इनका लेखा परीक्षण कर लिया। लेखा परीक्षण के बाद अब करेगा क्या? ये लेखा परीक्षण तो कर लिया, तो लेखा परीक्षण के बाद कैग जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, अगर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित हो, मतलब अगर संघ से संबंधित हो तो राष्ट्रपति को देगा, और अगर राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल को देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उसे संसद के सम्मुख रखवाता है, और संसद के सम्मुख जब रखवाता है, हम लोग देखते हैं ना, लोक लेखा समिति एक होती है। जब हम लोग संसद पढ़ रहे थे तो उसमें लोक लेखा समिति पढ़ लिए थे। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक, लोक लेखा समिति अब संसद में आया। अब लोक लेखा समिति कहां की समिति होती है? संसद की समिति होती है। तो जब कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाता है, संसद से वो जो है संसदीय समिति अर्थात लोक लेखा समिति के पास वो रिपोर्ट जाती है, और फिर लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है और उसका प्रकाशन करती है। ठीक, ये यहां से ये चीज समझ में आनी है। हम लोग अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं, लोक लेखा परीक्षण मतलब कैग करती है, कैग तो करती है, फिर लोक लेखा समिति भी करती है, तो ये एक क्रम है, यहां से ध्यान देना है। तो कैग तो जांच करती है, कैग लेखा परीक्षण तैयार करती है, अपनी रिपोर्ट संघ से संबंधित राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाते हैं, संसद से लोक लेखा समिति के पास जाती है, लोक लेखा समिति उसकी जांच करके बताती है, प्रकाशन करती है जांच का। ठीक है, ये ध्यान देना है। और कैग राज्य से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, जाहिर सी बात है, और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। ठीक, यही चीज हो गई यहां पर भी, राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। तो ये हो गई अपनी कैग की रिपोर्ट कहां कहां प्रस्तुत करेगा। कैग को इसीलिए कैग क्या करता है, लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि जो लोक लेखा समिति रिपोर्ट की जांच करती है, उस जांच को, उस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तैयार तो कैग करती है ना। क्वेश्चन यहां पर उल्टा पूछा जा सकता है कि कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है या लोक लेखा समिति की जांच कैग करती है। ठीक, तो कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। इसीलिए कैग ने तैयार कर दी रिपोर्ट, इसीलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है और दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। 3 लेखा परीक्षा, वीवीएस, लक्ष्मण नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण कर दिए है कि नहीं। वीवीएस मतलब वी से विनियोग लेखा पर, वी से वित्त लेखा पर, एस से सरकारी उपक्रमों पर। ठीक है, सरकारी उपक्रमों पर और वित्त लेखा पर और विनियोग लेखा पर कैग राष्ट्रपति को अपने 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी कुछ भी नोट्स मिला लीजिए, इससे बेहतरीन नोट्स आपको मिल ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबका समय कीमती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कैग के प्रश्नोत्तरों के साथ दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।